जैव अणु की परिभाषा क्या हुई? कोई मुझे बता सकता है क्या होता है जैव अणु? जी हाँ सर, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवन का आधार बनाते हैं जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो किन किन के लिए लागू होते हैं। एक तो पौधों के लिए लागू होते हैं और एक पशुओं के लिए लागू होते हैं। जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो मानव होते हैं, उनका शरीर जो बना होता है वो प्रोटीन, विटामिन, एमिनो एसिड्स इनसे बना हुआ होता है। ठीक है, परंतु जो पौधे होते हैं उनका जो तना या उनका जो संरचना बनी होती है वे मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। या पौधों में हम लिए बोल सकते हैं कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है। हम किसकी बात करने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट की बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर किसकी बात करने वाले होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? क्या सर एक बात में क्या मैं शरीर की जो संरचनात्मक इकाई होती है, क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये जो जैव अणु होते हैं वो शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है? हाँ, ये संरचनात्मक इकाई होती है। ये बात आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। परंतु किसके शरीर की? कार्बोहाइड्रेट्स की बात करोगे तो पौधों के शरीर की बात हो रही होगी। जब आप प्रोटीन, वसा, विटामिन की बात कर रहे होते हैं तो आप जानवरों या पशुओं के बारे में बात कर रहे होंगे। तो शरीर की संरचनात्मक इकाइयां दोनों की अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होगी। तो जब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की, सर आप बोल रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट, तो सर कार्बोहाइड्रेट से के कार्बो से तो हमको समझ में आया कि कार्बन। सर इसके कार्बो से तो हमको समझ में आया कार्बन। सर हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब तो सर जल होता है। हाइड्रेट का मतलब तो सर जल होता है। पूरी दुनिया वाले सर इसको H2O बोलते हैं। हाँ सर, H के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु होते हैं। हाँ, जब ये दोनों संयोग करते हैं तो H2O बनता है। जी हाँ, ये बनता है। तो कार्बन और जल के संयोग से, सर संयोग मतलब जुड़ना, हाँ जुड़ना। तो कार्बन और जल के संयोग से जो पदार्थ बनता है, जो इकाई बनती है, वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। तो सर इसका सूत्र तो ऐसा होगा, कार्बन का मतलब तो सी, कार्बन का मतलब तो सी, और एच, जल का मतलब H2O। तो सर C+H2O इसका सूत्र हो गया। हाँ, इसका सूत्र हो गया। तो इसका मतलब जब C लिखा हुआ होता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि C1 लिखा हुआ होता है। जब हम ऐसा C2 बोल सकते हैं, C3 बोल सकते हैं। ये क्या होता है? ये कार्बन की चेन होती है। तो इसका मतलब सर ये है कि ये वास्तव में C+H2O ना होते हुए ये ऐसे है CnH2ON। तो इसका जो मेन फार्मूला हुआ, इसका जो मेन फार्मूला हुआ ये होता है CnH2n, CnH2ON। सर यहाँ n जो है क्या दर्शा रहा है? संख्या को दर्शा रहा है। संख्या को दर्शा रहा है। n जो है नंबर्स को दर्शा रहा है। तो सर जब मैं n की जगह 6 रख देता हूँ, जब मैं n की जगह 6 रख देता हूँ तो देखो क्या बनेगा। C, n की जगह 6, H2O और फिर ये 6। ये कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो से है इसका भी है और इसका भी है। ये जो कोष्टक लगा हुआ है उसके बाद 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये दो भाई हैं और उसके बीच में ये 6 साइकिल है। तो ये साइकिल H2 भी चलाएगा और O भी चलाएगा। जब H2 चलाएगा तो क्या आएगा? C6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो H कितने हो गए? 12 और O 6। तो C6H12O6 ये एक फार्मूला बना। C6H12O6 ये फार्मूला बना। ये फार्मूला किस चीज का है? तो सर ये फार्मूला आपने जैसा कि कहा कार्बोहाइड्रेट का है। ये फार्मूला आप ही ने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का है। वैसे ये फार्मूला इसका होता है डी ग्लूकोज का। कभी कभी इसको डी फ्रक्टोज भी बोला जाता है।
परंतु फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक चीज नहीं है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि आणविक सूत्र, ये क्या होता है? आणविक सूत्र। ये क्या होता है? आणविक सूत्र। आणविक सूत्र तो समान होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एक और होता है ग्लैक्टोज। इनके आणविक सूत्र तो समान होते हैं, अणु सूत्र एक जैसे होते हैं। C6H12O6 अगर ये लिखा हुआ आया और तीन ऑप्शन आए ये किसका सूत्र है, तो आप उस जगह पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बोल सकते हैं। परंतु अगर वो कह दें, संरचना अलग बनाकर दे दें, अभी हम देखेंगे संरचना कैसी, संरचना बनाकर दे दें, तब आप ये नहीं कह सकते कि ये तीनों में से किसके हैं। वो जिसकी संरचना होगी उसी का होगा। तो सर कहने का मतलब आपका ये है कि इनके आणविक सूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र समान नहीं होते। तो सर ये कुछ ना कुछ समावयवता दर्शाते होंगे। हाँ, समावयवता ये दर्शाते हैं। इनमें कौन सी समावयवता होती है, ये बातें हम आगे करेंगे, ठीक है। सम अवयवता, तो ये दोनों के बारे में जब हम बात करें कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत अधिक मीठा होता है। ग्लूकोज जो होता है वो तो मीठा होता है, सिर्फ मीठा होता है, परंतु ये जो फ्रक्टोज होता है वो बहुत अधिक मीठा होता है। सर बहुत अधिक मीठा है, इसका मतलब सर ये कहीं कहीं से प्राप्त होता होगा। यहाँ ये जो फ्रक्टोज होता है ये पौधों से प्राप्त होता है, ये फलों से प्राप्त होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? फलों से प्राप्त होता है। और ये जो ग्लूकोज होता है वो कम मीठा होता है, ये भी फलों से ही प्राप्त होता है। पर ये किस प्रकार के फलों से प्राप्त होता है? जो कम मीठे प्रकार के होते हैं। कहा जाए तो द्राक्ष में ये पाया जाता है। द्राक्ष मतलब आपने वो खाए होंगे, दाख, दाख में पाया जाता है, ठीक है। कौन? ग्लूकोज। फ्रक्टोज जो होता है वो फलों में पाया जाता है। फलों में पाए जाने की वजह से बहुत मीठा होता है और ये कम मीठा होता है। अंतर हम जानेंगे। बस अभी ये जानने की आपको जरूरत है कि इनके जो आणविक सूत्र होते हैं वे दोनों के एक जैसे होते हैं, परंतु ये दोनों चीजें एक नहीं है। ये दोनों चीजें कभी भी एक नहीं है, सिर्फ आणविक सूत्र इनके एक जैसे दिखाई देते हैं। तो सर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हुए। हाँ, कार्बोहाइड्रेट हुए। सर आपने ऐसा कैसे कह दिया कि ये कार्बोहाइड्रेट है? अब मैं ये आपसे का जवाब मैंने आपको शुरुआत में दिया था, कौन बता रहा है? बताओ। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स क्यों है? हाँ जी साहब। सर ये कार्बोहाइड्रेट इसलिए है। हाँ, एक बार और। जी जी, कार्बन जब है सर पौधों से प्राप्त हो रहा है इसलिए, है ना। ये देखो कहाँ से प्राप्त हुआ? फलों से। फल कहाँ से मिलता है? पौधों से। जो चीजें पौधों से प्राप्त होगी वो कार्बोहाइड्रेट होगी। इस कारण से आपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट बोला। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। चलो आगे चलते हैं। सब अपने माइक को म्यूट कर दें बाकी। और डी क्यू लगाया, करेंगे अभी बात। डी क्यू लगाया है ना, आ रहा अभी इसका। डी क्यू लगाया, एल क्यू लगाएंगे, अल्फा क्यू लगाएंगे, बीटा क्यू लगाएंगे, सारी बातें करेंगे, है ना। अभी हमको ये मालूम करना है कि डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। नेहा अपना माइक को म्यूट कर दें। चलिए, एक फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा, बताइएगा क्या है? COOH, CH3
COOH, CH3 COOH कौन सा समूह है? COOH समूह है। कौन सा समूह है? COOH समूह है। सर ये तो एसिडिक एसिड हो गया, ठीक है, ये एसिडिक एसिड का फॉर्मूला है। तो एसिडिक एसिड में ध्यान से देखना कितने कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, कितने कार्बन? दो कार्बन। हाइड्रोजन देखो, तीन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए? चार हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, कितने ऑक्सीजन हो गए? दो ऑक्सीजन, C2H4O2। ये भी तो आपको CnH2O N के जैसा ही दिख रहा है। देखो CnH2n और ON, कार्बन ये ये देखो, N की जगह जब मैं दो रखता हूं तो मेरे को ये प्राप्त होता है। देखो C2, फिर N की जगह दो रखा, दो गुणा दो H4, ये NO2 क्या बना? C2H4O2। सर N बराबर दो रखा तो सर इसका मतलब ये इस सूत्र में मान रखने से ये भी ग्लूकोज होगा, ये भी कार्बोहाइड्रेट होगा, परंतु ये एसिडिक एसिड कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एसिडिक एसिड के फॉर्म में आता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो आणविक सूत्र का फार्मूला है ये ऐसा दिख गया, इसका मतलब ये वो होगा। इसके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। ये पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। वे कंडीशन क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होने के लिए कौन सी कंडीशन होती है वो बात हम यहाँ कर रहे हैं। मैंने जो ये फार्मूला बोला CnH2nOn, ये एक रेयर केस में बताया, एक सिंपल केस में बताया कि आप ऐसा देखते हो तो आप कह सकते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट है। परंतु कभी कभी इस प्रकार के फार्मूला दिए हुए हो और उसका मोलिकुलर फार्मूला इस कार्बोहाइड्रेट के जैसा दिखाई दे रहा हो तो वो कार्बोहाइड्रेट है, ये जरूरी नहीं है। तो इसको पक्का करने के लिए क्या पता करेंगे? अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो नीचे आने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। ये जो नीचे नियम आएंगे अभी, ये जो नियम आएंगे इन नियमों का पालन करना चाहिए। जब भी वो तीनों इन नियमों का पालन कर लेता है तो हम बोलते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैंने कुछ बात यहाँ पर लिखी है। क्या लिखी है? कार्बोहाइड्रेट। और एक और बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वे उच्च अणु हैं, वे उच्च अणु हैं जिनमें पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वे उच्च अणु हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पाए जाते हैं। वे उच्च अणु हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। कार्बोहाइड्रेट होने के लिए हमने कितनी बातें की? अभी तक दो बातें बता दी। पहली बात क्या बताई? पहली बात ये बताई कि CnH2nOn इस फार्मूले का वो उस फार्मूले को वो दर्शाना चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। दूसरी बात क्या बताई मैंने? दूसरी बात ये बताई कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, तब वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तीसरी बात मैं बताता हूँ आपको। तीसरी बात का मतलब क्या है? वे जटिल कार्बनिक यौगिक, वे जटिल कार्बनिक यौगिक जिनमें बहुत सारे OH समूह होते हैं,
जिनमें बहुत सारे OH समूह होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होने के लिए 3 बातें होना आवश्यक है। पहली बात हमने बोली कि वो इस फार्मूले का पालन करता हो। अगर वो इस स्टेज को पार कर गया, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा था, इसमें ये इस स्टेज को पार कर चुका है परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट अगर इसको बनाना है या कार्बोहाइड्रेट अगर ये है तो ये इसके दूसरे नियम का पालन करना चाहिए, तीसरे नियम का भी पालन करना चाहिए। देखते हैं क्या ये दूसरे नियम का पालन भी कर पाता है, क्या ये दूसरे नियम पर भी टिक पाता है। अगर ये टिक पाता है तो हम बोलेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, अगर नहीं टिकता तो हम बोलेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरी बात क्या बोली मैंने, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड का मतलब तो सर यही है, ये CHO। हाँ अच्छा, तो ये जो CHO समूह होते हैं, ये जो CHO समूह होते हैं ये एल्डिहाइड समूह कहलाते हैं। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि कीटोन जो होगा वो तो इस प्रकार का समूह होगा, ये जो कीटोन होगा इस प्रकार का समूह होगा। जी हाँ, ये कीटोन इस प्रकार का समूह होगा। कहने का मतलब ये है कि इस फार्मूले में, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में या संरचना सूत्र में आपको या तो कीटोन दिख जाए या आपको एल्डिहाइड दिख जाए, तब आप बोल सकते हो कि ये कार्बोहाइड्रेट है। अब आप मेरे को देख के बताइए, इस वाले एसिटिक एसिड के फार्मूले में क्या CHO दिखाई दे रहा है, क्या C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है? नहीं सर, सर यहाँ तो COOH दिख रहा है, एसिडिक फॉर्म दिख रहा है, ये तो एसिड दिख रहा है हमको। हाँ, इस कारण से हमने बोला कि एसिटिक एसिड जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं है, इसके बारे में हमने बात जानी। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे होंगे, कब होंगे, क्यों होंगे, उनके लिए ये तीनों बातों या 3 प्रकार के नियमों का पालन करना जरूरी है। जब कोई पदार्थ इन 3 प्रकार के नियमों का पालन कर लेता है या 2 नियमों का पालन कर लेता है, शुरुआत के 2 नियमों का पालन कर लेता है, तो हम कह देते हैं कि वो एक कार्बोहाइड्रेट होगा। बात क्लियर है? बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। अगर बात समझ में आई है तो आप थम्स अप करके बताएं। COH, हाँ हाँ, नहीं होगा। उसके लिए क्या जरूरी है, 2 बातें जरूरी है, या तो CHO हो या डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो, यानी कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। CHO जो है वो एल्डिहाइड होता है और C डबल बॉन्ड O जो है वो कीटोन होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट होने के लिए आपको ये 2 बातें जरूरी है। अब एल्डिहाइड और कीटोन से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 2 पार्टियां आती है। पहली पार्टी आती है ग्लूकोज, जिसको आप डी ग्लूकोज बोलते हैं। दूसरी पार्टी आती है फ्रक्टोज, जिसको आप डी फ्रक्टोज बोलते हैं। अभी आपने कहा था कि सर इसको डी क्यों बोला, तो आने वाले समय में ये डी के बारे में बातचीत आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए CHO, C CHO, C C C C, CHO, C C C C C। कितने कार्बन है? अरे ओ सांबा, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। सर 6 कार्बन है। कितने कार्बन है?
6 कार्बन है। सर 6 कार्बन होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। सर एक कार्बन होगा तो मेथ बोलेंगे, दो होगा तो, हाँ पवन बामनिया कुछ पूछ रहा है क्या? पवन बामनिया, पवन बामनिया कुछ पूछ रहे हैं क्या? हैं? चलिए पूछ रहा हूँ, यहाँ देखिए कितने कार्बन लिए, 6 कार्बन की चेन ले ली हमने, तो ये 6 कार्बन है, इस कारण से ये हेक्स होगा, है ना। तो ये ले लिया हमने हेक्स। अब 6 कार्बन ले लिए। अब मैंने क्या किया इसमें, यहाँ देखना ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। CHO का मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड। CHO का मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया। CH2OH, यहाँ पर OH जुड़ा, यहाँ पर H जुड़ा, यहाँ पर OH जोड़ा, यहाँ पर H जोड़ा, यहाँ पर H जोड़ा, यहाँ पर OH जोड़ा, यहाँ पर OH जोड़ा, यहाँ पर H जोड़ा। ये जो पूरी संरचना आपको दिख रही है, ये जो आपको पूरी संरचना दिख रही है, ये संरचना कौन सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की है। काय की है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉली का मतलब बहुत सारे कार्बन, हाइड्रेट मतलब जल, और एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड। पॉली, पॉली मतलब सर यहाँ पर तो चेंज हो सकते हैं, हाँ चेंज हो सकते हैं। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन है, इसके लिए मैंने क्या लिखा, हेक्स या हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आपने इसका नाम क्या रख दिया, हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एक समूह कम होता तो कितने कार्बन हो जाते, 5 कार्बन, तो आप क्या बोलते हैं, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, इस प्रकार से कार्बन को देखकर आप इसके नामकरण कर सकते हैं। और अगर मैं इसको सामान्य भाषा में बोलूं, आपकी लैंग्वेज में बोलूं, तो ये आपका ग्लूकोज है, ये आपका ग्लूकोज है। सर कैसे पता किया, सर ग्लूकोज का सूत्र तो ये होता है C6H12O6, है ना। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इस कारण से 6। ऐसे ही हाइड्रोजन 12 निकलेंगे, ऑक्सीजन 6 निकलेंगे। इस प्रकार से जब हम गिलेंगे तो ये कौन सा हाइड्रोजन ग्लूकोज हो गया हमारे पास, ग्लूकोज हो गया। अब मैंने इस ग्लूकोज को ग्लूकोज ना बोलते हुए, मैंने इस ग्लूकोज को ग्लूकोज ना बोलते हुए मैंने बोला इसको डी ग्लूकोज, मैंने इसको बोला डी ग्लूकोज। बहुत सी बार मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, बहुत सी बार मैं इसको अल्फा ग्लूकोज भी बोलूंगा, बहुत सी बार मैं इसको अल्फा ग्लूकोज भी बोलूंगा। ठीक है, ऐसा क्यों, देखते हैं अभी थोड़ी सी देर में इसका आंसर आपको मिलेगा। तो ये बात आपने जानी कि आपका हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, ये CHO समूह था, इस कारण से ये क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था। और जिसमें भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपको मिलेगा ये कार्बोहाइड्रेट होता है। अब एक बात आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, जिस भी अणु के साथ, जिस भी संरचना में CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह होगा वह ग्लूकोज कहलाएगा, जिसको आप अल्फा ग्लूकोज या डी ग्लूकोज बोलोगे। ग्लूकॉन डी, ग्लूकॉन डी लाते हैं ना आप, ग्लूकॉन डी ये वही है, ये वही है। ठीक है, ग्लूकॉन डी, डी ग्लूकोज। ठीक है, तो डी का मतलब क्यों, अभी समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो सर अभी आपने बोला था पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो कीटोन भी दिखा दो एक बार, हम तो देखना चाहते हैं। हाँ भाई देख, अभी दिखाते हैं, कीटोन भी दिखा दो सर। हाँ कीटोन दिखाते हैं आपको। कीटोन, सर आपने कहा कीटोन जो होता है उसमें तो ये वाला समूह पाया जाएगा, ये वाला समूह पाया जाएगा, हाँ जरूर पाया जाएगा। तो सर ये देखो, देखो COH, H, COH, H, CH2OH। ठीक है, अब देखो
ये देखो ये समूह दिख रहा है तुमको, ये कौन सा समूह है? कीटो समूह है। कौन सा समूह है? कीटो समूह है। इस कारण से ये क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया? पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम हो गया इसका? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जब ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो जाता है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत सारे क्या? कार्बन। तो ये क्या हो गया हमारे पास? हेक्सा हाइड्रोक्सी कीटोन। आपने इसका नाम लिख दिया। अगर 5 होते तो पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन समूह होने की वजह से आपने इसको क्या बोला? ये बोला। अब देखिए सर ये तो सारे नाम हो गए, इसका सामान्य नाम क्या हो गया? इसका सामान्य नाम क्या होगा? इसको दुनिया वाले क्या बोलते होंगे? इसको दुनिया वाले डी फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। इसको दुनिया वाले डी फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो सर इसको आप बीटा फ्रक्टोज भी बोलोगे? जी हाँ, बीटा फ्रक्टोज भी बोलेंगे। ग्लूकोज का नाम जब लिखोगे उसके साथ अल्फा बोला जाएगा, फ्रक्टोज का नाम जब लिखोगे उसके साथ बीटा बोला जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा का चेंजेस आपने देख लिया, इसके बारे में देख लिया। अब मैंने यहाँ बोला आपको डी फ्रक्टोज। क्या बोला? डी फ्रक्टोज। तो ये आपका क्या हो गया? डी फ्रक्टोज। ये बहुत मीठा होता है, ये बहुत मीठा होता है, परंतु ग्लूकोज जो होता है कम मीठा होता है। तो अब आप मेरे को ये बताइए, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या हुई? इतनी बात कर लेने के बाद कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या हुई? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसे जटिल यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, ऐसे ध्यान से लिखिएगा, ऐसे जटिल जैव कार्बनिक यौगिक, ऐसे जटिल जैव कार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक, जैव कार्बनिक यौगिक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्लियर है? राइट है? इतनी बात कितनों को समझ आ गई? एक दो के विकेट तो नहीं गिर गए? कुछ 4 5 ही जुड़े हैं। तो एक मैसेज करो तो एक बार ग्रुप पे चालू करा मामले 12 बस ख़त्म कर रहे हूँ, खाली डी और एल ख़त्म कर देते हैं, लास्ट चल रहा बस। डी और एल का मामला ख़त्म कर देते हैं, हमारा लास्ट चल रहा है, डी और एल बता देते हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा मामला। चलिए वो ये इनेबल वेटिंग रूम ने बताया नहीं, अभी कर देंगे अपन, सही हो जाएगा, अगली बार ऐसे ही करेंगे। धीरे धीरे सीख रहे अपन तो, कहाँ अपनी चीज़ें तो जोरदार है। चले, ये एक संरचना सूत्र मैंने लिखा, क्या दिख रहा सबसे ऊपर आपको? एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा है? डी ग्लूकोज होगा। इसको देखते ही पहचान लिया आपने, डी ग्लूकोज होगा। परंतु आप
इसी को देख के नहीं कह सकते कि डी ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज है, इस चीज को देख के नहीं कह सकते, क्योंकि ग्लूकोज डी और एल दो रूपों में पाया जाता है। ये जो ग्लूकोज होता है डी और एल दो रूपों में पाया जाता है। डी डी का मतलब होता है डेक्ट्रोज, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रोज, एल का मतलब होता है लैक्ट्रोज। डी का मतलब डेक्स्ट्रोज और एल का मतलब होता है लैक्ट्रोज। ये जीवाणु के प्रभाव में कार्य करता है और ये अपना द्राक्ष कहलाता है। इसको अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो द्राक्ष बोल सकते हैं। डी का मतलब क्या हो गया, द्राक्ष, ठीक है, यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाला। और ये पौधों से प्राप्त होने वाला नहीं, ये जीवाणुओं से प्राप्त होने वाला। बात समझ में आई। डी का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रोज मतलब दाक्ष, दाक्ष मतलब दाक, दाक मतलब पौधे से प्राप्त, अंगूर को सुखाकर जो दाक बनाते हैं वो डेक्स्ट्रोज वो वाला होता है। लैक्टोज लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा, दही में पाए जाने वाले जो यीस्ट होते हैं वे लैक्टोबैसिलस कहलाता है। उनसे प्राप्त उस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त, उनके द्वारा प्राप्त होने वाला एल कहलाता है, लैक्टोज कहलाता है, और ये डी मतलब डेक्सट्रोज कहलाता है। अब इस सूत्र को देख लेने से आप यूं नहीं बता सकते कि ये डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, ठीक है। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज को बताने के लिए एक छोटी सी बात होती है, जिसको आप समझ लेते हैं तो आप आराम से बता देते हैं कि हाँ ये डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है। बस थोड़ी सी बात और करेंगे, फिर अगली बात हम अगले लेक्चर्स में करेंगे, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखना, मैं क्या एक चीज पूछने वाला हूँ, हाइड्रोजन देखना, आप क्या देखेंगे, हाइड्रोजन। इस संरचना में हाइड्रोजन को देखना, सिर्फ हाइड्रोजन को। क्या ये हाइड्रोजन है, एक, दो, तीन, चार, कितने हाइड्रोजन, एक, दो, तीन, चार। जब आप इधर यानी कि इस लाइन की बात करेंगे, जब आप इस लाइन की बात करेंगे तो उसको आप बोलेंगे राइट। जब आप इस लाइन की बात करेंगे उसको बोलेंगे आप लेफ्ट। एक रूल बता रहा हूं मैं आपको, इसको समझने का अच्छे से, आपको अगर इसको जानना है तो मैं एक रूल बता रहा हूं आपको डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की पहचान करने का, जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा दूंगा। देखो ध्यान से देखना, इधर वाली लाइन राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, किसको देखना है, हाइड्रोजन को। ध्यान से देखना, ये किधर है, राइट, इसलिए मैंने क्या लिखा, आर, राइट। फिर देखो ये हाइड्रोजन किधर है, लेफ्ट, लेफ्ट। फिर अगला हाइड्रोजन देखो राइट, अगला हाइड्रोजन देखो राइट। देखो आर एल आर आर, आर एल आर आर, राइट लेफ्ट, राइट राइट, राइट लेफ्ट, राइट राइट। ये एक छोटा सा कोड बनाया मैंने, छोटा सा कोड बनाया आपके लिए, राइट लेफ्ट, राइट राइट। अगर आपको हाइड्रोजन की पोजीशन राइट लेफ्ट और राइट राइट दिखाई दे तो वो हमेशा डी ग्लूकोज होगा, वो हमेशा डी ग्लूकोज होगा, ठीक है। डी का मतलब डेक्सट्रोज यानी कि दाक्ष। तो सर एल ग्लूकोज कैसा दिखता होगा, जी हाँ, आपकी ये भ्रांति भी दूर कर देते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अभी इसके बाद आपकी जीव विज्ञान की क्लास होने वाली है, आप सभी उसमें भी जुड़ें जो जीव विज्ञान से रिलेटेड व्यक्ति हैं, ठीक है। एच ओ एच, एच ओ एच, देखो एल्डिहाइड समूह है, सब ग्लूकोज होगा, परंतु कौन सा ग्लूकोज होगा वो देखते हैं। क्या डी ग्लूकोज है ये, डी ग्लूकोज हो गए तो इस नियम का पालन करना चाहिए, राइट लेफ्ट, राइट राइट। देखो यहाँ तो है ही नहीं, इस जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ ओ एच समूह है, इसका मतलब 100% ये डी ग्लूकोज तो नहीं है। तो सर ये एल ग्लूकोज होगा, हाँ ये एल ग्लूकोज होगा, तो
एल ग्लूकोज को याद रखने के लिए क्या फॉर्मेट हो सकता है? राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। कहने का मतलब राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। तो इस प्रकार से जब आप हाइड्रोजन को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डी ग्लूकोज कौन और एल ग्लूकोज कौन। बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। सभी एक बार बता दीजिए कि हाँ सर ये बात तो बहुत आ गई है। आप लोगों ने जान लिया है डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के बारे में। अभी कहने के लिए बताने के लिए तो बहुत कुछ था, आप लोग सभी इसको नोट करिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा। आप कॉपी पेन लेके बैठे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी, लिखने को मिलेगी। जो बात आप लिखते हैं ये ज़्यादा समय तक आपको याद रहती है। आप थोड़ी सी देर के लिए सभी अपने वीडियो को ऑन कर दीजिए जिससे मैं स्क्रीनशॉट ले सकूं। चंचल जुड़ रही है इसमें? सर एक काम है, जो तेरे फोन लगाऊं मैं अभी, है ना? ठीक है। हाँ तनु के नंबर पे लगा देंगे। ठीक। अब आप सभी लेफ्ट हो सकते हैं मीटिंग से। अगली मीटिंग जब भी रहेगी आप लोग सभी जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जीव विज्ञान में आप जुड़ जाइए, क्लास अभी आपकी स्टार्ट होने वाली है। कितना जाना था? 19 हो गया था बाद में पहला, 14 था, 15 हो गया होगा लगभग। चलो ठीक है, आप लोग काम पूरा हो गया। भरत जी से नोट्स लिया मैंने यार। काफी पढ़ती है? नहीं पढ़ी। मैंने भरत जी से पूछो, मन की अणबार भी आऊंगा कि स्कूल में पढ़ाऊंगा? नहीं आऊंगा यार। भरत जी से पूछो अणबार भी आऊंगा कि नहीं आऊंगा यार। मन की यार अगर नोट्स दे यार दे दो यार। पुरानी के तो भेज दूंगा ताकि पैसे लगेंगे मिलके दे देंगे। नोट तो जरूरी है, बिना नोट का काम नहीं चला है। बाहर भी अपन पहली बार ही पढ़ेंगे, हमसे पहले भी नहीं। जुड़ेगा। आ जाओ यार। हमने बहुत सारी चीजें, नई चीजें लिखी, आप आगे से चालू कर दो।